हेलो फ्रेंड्स, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। कालिदास का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वही कालिदास हैं जिनका एक समय था जिसमें वो जिस पेड़ की डाली पर बैठे हैं उसे ही काट रहे हैं, और एक समय ऐसा आया जिसमें उन्होंने बड़े बड़े महाकाव्य रच दिए। तो ये जो ड्रास्टिक डिफरेंस था उनकी लाइफ में, ये कैसे हो पाया? ये प्रैक्टिस से संभव हो पाया। तो यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस से ही रिलेटेड है, और इस टॉपिक पे हम और अपनी क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस में अगर देखें तो मैं एक टॉपिक दे चुकी हूँ जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हमें थोड़े बहुत टिप्स सीखने थे, थोड़े बहुत ट्रिक्स सीखनी थी, और उन ट्रिक्स के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से हमने वो टॉपिक किया था। तो अगर आपने वो टॉपिक, वो क्लास नहीं देखी है, सो प्लीज डू गो फॉर दैट वीडियो ऑल्सो, तो जिससे आपको एक कड़ी बन जाएगी आज के लेसन को समझने में। आज का जो हमारा लेसन है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच की जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं? नाउन पढ़ना शुरू करते हैं, हम एडवर्ब पढ़ना शुरू करते हैं, हम एडजेक्टिव पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें आपसे कभी भी ये नहीं पूछा गया दैट प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब या प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। They are simply asking what? They are simply asking that find out the error in the given sentence. तो इसी तरह के एरर्स हमसे पूछे जाएंगे, और ये जो एरर्स हमसे पूछे जाएंगे उसमें हमें ध्यान किस बात का रखना है? उसमें हमारी स्टडीज़ जो होनी चाहिए वो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो उसी इंटीग्रेटेड फॉर्म में होनी चाहिए जिसमें एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो उसी इंटीग्रेटेड स्टडी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए आज ये क्लास लेके आए हैं। इस क्लास में आपके पास आपकी पेन और नोटबुक जरूर होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आप जितनी बार भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम नॉट आस्किंग यू टू टेक इट डाउन टू योर नोटबुक्स। आपको नोट्स नहीं बनाने, ये ऑलरेडी फिल्टर्ड फॉर्म आपके सामने लाया जा रहा है, और ये जो फिल्टर्ड फॉर्म लाया जा रहा है ये बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा आपके एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए। तो इसमें आपको करना क्या है जब नोट्स नहीं बनाने? तो simply you have to do what? You have to scribble in your notebook. What is that scribbling? Scribbling means not the accurate or the beautiful design notes. They are simply the kind of words and sentences which you need to require to incorporate in your mind. तो उस तरह की जो पेन और नोटबुक है आप अपने हाथ में रखेंगे तो ये क्लास जब चलती जाएगी तो इसके सारे पॉइंट्स आप उस नोटबुक में लिखते जाएंगे। और नोटबुक में किस उद्देश्य से लिखेंगे? नोट्स बनाने के उद्देश्य से नहीं, याद करने के उद्देश्य से। तो जितनी बार भी आप ये वीडियो देखेंगे उतनी बार कोशिश करें कि आप इन चीज़ों को लिखें, हर बार लिखें, क्योंकि मेरा भी जब भी कोई नई क्लास होती है, कोई नया बैच होता है, या कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे पास सीखने के लिए आ रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मेरी कभी भी जो क्लासेस आपने पुरानी देखी होगी और नई क्लासेस, या फिर अगर आप मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स रहे हैं तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हमेशा ये पाते हैं कि जब भी उन्होंने मेरे पुराने बैचेस ज्वाइन किए और अभी वो वर्तमान में मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, तो उन्हें हमेशा ये लगता है कि एवरी क्लास इज डिफरेंट from the other classes. Why it is so? Because I keep on changing my material. I keep on updating it regularly. तो यहाँ पर अपडेशन की बात हुई है, तो यानी कि वो पुरानी क्लासेस में कम पढ़ाया था? नहीं, the content was the same but the style and presentation was different. तो यहाँ पर आप जितनी बार इस क्लास को ऑब्जर्व करेंगे, जितनी बार अपनी नोटबुक में लिखेंगे, आपको वो चीज़ें ज़्यादा रिफाइन तरीके से एग्जाम तक याद हो पाएंगी। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है जो कि हमारे एग्जाम में एक माइलस्टोन साबित होने वाला है, और वो टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड टू फाइंड आउट द एरर। हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब कोई सेंटेंस हमारे सामने दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा पिक आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल हमारा उसके लिए है, यहाँ पर मैं यूज करना चाहूंगी दैट दिस इज द रूल। This is the rule which you have to keep in your mind every time in order to find out the error in the given sentence. तो ये रूल देखिए, वेरी फर्स्ट रूल हमने बनाया है नॉट ओनली और बट ऑल्सो का। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आएगा, ना सिर्फ ये बल्कि ये, ठीक है? ना सिर्फ वह व्यक्ति इसमें निपुण है बल्कि वह व्यक्ति इस कार्य में भी इतना ही ज्यादा एक्सीलेंसी रखता है। तो उस तरह के वाक्यों में मैं अपना जो मेरा जो फॉर्मेट होगा सेंटेंस का वो कैसा होगा? नॉट ओनली के साथ कॉम्बिनेशन में मरेगा बट ऑल्सो। सेंटेंस देखिए,
ये कीवर्ड्स भी कुछ मैंने इस तरह के फॉर्मेट्स लिखे हैं आपके लिए कि बट ऑल्सो लिखा हो, फिर कुछ वर्ड्स लिखे हो, फिर या बट लिखा हो, फिर कुछ वर्ड्स हो और फिर ऑल्सो हो, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। अगर ये चाहें तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हम सीधे आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं माई ब्रदर वॉज नॉट ओनली वुंडेड इन द एक्सीडेंट, मेरा भाई एक्सीडेंट में न सिर्फ घायल हुआ बट ऑल्सो रॉब्ड ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, लेकिन घायल होने के साथ साथ उसके जो बिलोंगिंग्स थे, उसका जो सामान था वो भी उससे छीन लिया गया, वो भी उसका चोरी हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं पूरे वाक्य में नॉट ओनली कहां आया है, ये रहा, माई ब्रदर वॉज नॉट ओनली वुंडेड इन द एक्सीडेंट बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली के साथ हमेशा आपका कॉम्बिनेशन बनेगा बट ऑल्सो का, ये रूल है, ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। तो यहां पर माई ब्रदर वॉज नॉट ओनली वुंडेड इन द एक्सीडेंट, ना सिर्फ वो घायल हुआ बल्कि रॉब्ड ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, उसके सामान भी उससे ले लिए गए। उसने ना सिर्फ मैथ्स में टॉप किया है बल्कि उसने दूसरे अपनी जो खाना बनाने की एक प्रतियोगिता थी उसमें भी टॉप किया है। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो क्या बता रहे हैं आपको हिंदी में, ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। तो व्हाट इज दैट, दिस जॉइंस द सेंटेंस, दिस एक्ट्स लाइक अ कंजक्शन इन अ सेंटेंस, और ये कंजक्शन ऐसे भावनाओं को, ऐसे इमोशंस को, ऐसे स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम कर रहा है जो इसमें एडिशन कर रहा है कि न सिर्फ उसका एक्सीडेंट में वो घायल हुआ बल्कि उसके सामान भी उससे छीन लिए गए। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस which is adjoined with each other with the cemented words that is called not only and but also। और ये जो नॉट ओनली और बट ऑल्सो है, ये क्या बता रहा है आपको, एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है कि ना सिर्फ ये एक्टिविटी हुई बल्कि इसके साथ ये एक्टिविटी भी उसी टाइम संपन्न हुई थी। सो वी कैन हैव इन आवर माइंड्स दैट it is cementing the complete sentence, it is performing like a conjunction, as well as what is given in the sentence, it is simply adding up more information in the sentence, not only but also। दूसरा वाक्य देखिए, not only did he perform the police, not only did he perform the police of the incident, उसने न सिर्फ इस घटनाक्रम के बारे में पुलिस को सूचित किया, पुलिस इट इज बेसिकली, पुलिस को सूचित किया, बट हिज कलीग्स ऑल्सो, लेकिन उसके साथ काम करने वाले जो कलीग्स थे उनको भी बताया। किस घटनाक्रम के बारे में, किसी कोई स्पेसिफिक कोई एपिसोड उसके साथ हुआ होगा, वो स्पेसिफिक एपिसोड उसने न सिर्फ पुलिस को बताया बल्कि अपने साथ काम करने वाले कलीग्स को भी बताया। अब इसमें देखिए हमारा जो सेंटेंस का सिंटेक्स है, जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। यहाँ पर तो हमने नॉट ओनली लिखा है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो नॉट ओनली डिड ही इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द इंसिडेंट, बट देखिए यहाँ पर बट के साथ ऑल्सो एक साथ मिक्सअप नहीं हुआ है, बट हिज कलीग्स ऑल्सो, कलीग्स के बाद मैंने ऑल्सो लिखा है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा वाला रूल अप्लीकेबल हो रहा है, यहाँ पर हमारा रूल एप्लीकेबल हो रहा है ये सेकेंड वाला, बट प्लस वर्ड्स प्लस ऑल्सो। तो इस तरह से भी सेंटेक्स का सिंटेक्स बन सकता है, इस तरह से बन सकता है। द थर्ड वन इज बट के बाद कुछ वर्ड्स लिखे हैं और ऑल्सो के बाद भी कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इस तरह का फॉर्मेट भी आपके पास आ सकता है। We mean to say these words are the cementing words as well as they can be in this fragmented format also। ये इस तरह के बिखरे हुए रूप में भी आपके पास आ सकते हैं कि but also एक साथ ना आकर कैसे आया है, but तो यहाँ पर है, इसके वर्ड्स कुछ बीच में दे दिए हैं, फिर उसके बाद also आ रहा है, फिर उसके बाद सेंटेंस के कुछ वर्ड्स हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है कि यहाँ पर हमारा आंसर गलत हो गया, यहाँ पर सिर्फ आपको ये कंफर्मेशन चाहिए, ये एश्योर करना है कि नॉट ओनली और but also का कॉम्बिनेशन आपके पूरे वाक्य में कवर अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए दूसरा रूल और कौन सा है, आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा नोटबुक में, तो यहां पर नोटबुक में सेकंड नंबर डाल के लिखिए नो सूनर देन हार्डली स्कार्सली व्हेन। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में एनी ऑफ द स्टेट, नॉट ओनली यूपी बट ऑल्सो द अदर स्टेट्स आर हैविंग वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जाम्स, और उन एग्जाम्स में ये पॉइंट जो है वो किसी भी लेवल पे पूछ लिया जाता है। ईदर इट इज काइंड ऑफ असिस्टेंट एग्जाम, ईदर इट इज ऑफ फॉर LDC और काइंड ऑफ पटवारी और कॉलेज लेक्चरर एग्जाम्स। इन ऑल दीज एग्जाम्स
द एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन इज दिस, दैट इज नो सूनर के साथ देन आता है, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आता है। कैसे हमें याद रखना है, ही हैड स्कार्सली मूव्ड फ्रॉम हिज प्लेस, वो अपनी जगह से उठा ही था। जैसे हम पब्लिक कन्वेंस में जब ट्रैवल करते हैं, हम एक पब्लिक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जैसे ही वो खड़े रहने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, खड़े रहने वाले व्यक्ति वेट करते हैं कि जैसे ही बस रुकती है और ये व्यक्ति उठता है तो मैं बैठ जाऊंगा उसकी जगह, या बैठा हुआ व्यक्ति खुद ही कह देता है कि अरे बस 5 मिनट का रास्ता और है, मैं उतरने वाला हूं, और उसके बाद में वो जो दूसरा यात्री बस में ट्रैवल कर रहा है वो उसकी सीट पर बैठ जाता है। तो यहां पर क्या आएगा, ही हैड स्कार्सली मूव्ड फ्रॉम हिज प्लेस, वो अपनी जगह से उठा ही था, when somebody else occupied it, तो उसकी सीट को, जहां पर वो बैठा हुआ था व्यक्ति, उसकी सीट को किसी और दूसरे व्यक्ति ने ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी सीट पर बैठ गया। तो यहां पर स्कार्सली और when का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब यहां पर आपको जो एरर है वो क्या दे दिया जाएगा, he had scarcely moved from his place, then somebody else occupied it। अब अगर यहां पर देन लिख दिया गया है तो आप उसको एरर डिटेक्शन में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अरे यहां पर तो व्हेन होना चाहिए था, बिकॉज स्कार्सली के साथ क्या आता है, व्हेन, और नो सूनर के साथ क्या आता है, देन। यहां पर देखिए मैंने थोड़ा सा इसको क्या किया है, इन्वर्जन। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन। हमारी पोइट्री में और विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स वाली पोएम में भी यूज किया है इन्वर्जन। तो यहाँ पर ये इन्वर्जन मतलब क्या है, इन्वर्जन मतलब यहाँ पर आपकी जो वर्ब है, ठीक है, वो पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो इन्वर्जन वाले सेंटेंसेस में भी आपको यही कॉम्बिनेशन याद रखना है। कैसा कॉम्बिनेशन, कि स्कार्सली हैड ही मूव्ड फ्रॉम हिज प्लेस, वो अपनी जगह से उठा ही था, व्हेन समबडी ऑक्यूपाइड इट। लेकिन अब यहां पर ये जो एरर है, ये स्कार्सली और आपके व्हेन से रिलेटेड ना होकर किससे रिलेटेड है, वर्ब और सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो यहां पर ये भी सही है कि ही हैड स्कार्सली मूव्ड, ये भी सही है, स्कार्सली हैड ही मूव्ड, इस तरह से ये इन्वर्जन कर दिया गया है। देखिए यहां पर ही हैड लिखा हुआ है, यहां पर हैड ही लिखा हुआ है, यानी कि वर्ब पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। लेकिन इस तरह का इन्वर्जन हो जाए तो भी हमारा जो सेंटेंस का सिंटेक्स है उस पे जरा भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन आता है, ये आपको ध्यान रखना है, और नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है। इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपको याद रखने हैं, चाहे इन्वर्जन हो तो भी हमारे इस कॉम्बिनेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट देखें, सच के साथ अभी हम क्या ध्यान रखना है, झूठ के साथ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि हमने कब कब झूठ बोला। नहीं, जब भी हम झूठ बोलते हैं तो कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर सच के साथ भी हमें ध्यान रखना है कि सच के साथ क्या चीजें यूज होगी और क्या कंजक्शंस यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए, सच के साथ हमेशा डैट आता है, न कि एज। ऐसा नहीं है, सच के साथ हमेशा दैट आता है, एज नहीं आता है। दिस इज नॉट सो। We are having some specific conditions for it. कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा होता है कि सच के साथ, झूठ के साथ तो हम हैं, लेकिन न्यूज चैनल्स वाले बोलते हैं ना, आप किसके साथ है, हम सच के साथ है। तो यहाँ पर सच के साथ क्या आएगा, कब, when we are having a specific reference to it। तो यहाँ पर सच के साथ दैट आता है, न कि एज। ऐसा कब होगा, देख लेते हैं। He was in such a great speed, वो इतनी ज्यादा स्पीड में था, उसकी बाइक की स्पीड इतनी ज्यादा थी, दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज बाइक। तो अब यहां पर क्या आया, एज न आकर दैट आया। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्पीड की। तो जब भी तीव्रता के संबंध में कोई रेफरेंस आएगा हमारी स्पीड से रिलेटेड, इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग विद द रेफरेंस टू स्पीड, एट दैट टाइम सच के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो दैट बनेगा, उसके साथ कभी भी फिर एज नहीं आएगा। बट द स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाइड ओवर हियर इज व्हाट, दैट इन ऑर्डर when we are not using as and we are using that along with such, so what should be that specific condition? That specific condition should be this, that is in the reference of speed.
जब भी हम रफ्तार की बात कर रहे हैं, रफ्तार के सेंस में सच को यूज कर रहे हैं, तो सच के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? दैट का। तो इस सेंटेंस में हम देख चुके हैं, ही वॉज इन सच अ ग्रेट स्पीड दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज बाइक। वो इतनी ज्यादा तेज रफ्तार थी उसकी बाइक की कि वो खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाया। तो की यहां पर क्या है? दैट। तो यहां पर ये सेंटेंस आपका क्लियर होता है ओनली विद द रेफरेंस ऑफ स्पीड। नेक्स्ट देखें, बट नॉट विद द रेफरेंस ऑफ स्पीड। अगर सच के साथ, सच जो सेंटेंस में आया है उसका मतलब रफ्तार से बिल्कुल भी नहीं है, तो उस रेफरेंस में क्या होगा? एज यूज कर लिया जाएगा, दैट का प्रयोग नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब सच जो है वो स्पीड के रेफरेंस में नहीं आ रहा है। इस वाक्य में देखें, आई फाउंड नो सच बुक, मुझे तो कोई ऐसी किताब नहीं मिली, एज यू हैड रेफर्ड टू, जैसा कि तुमने बताई थी। मुझे आज तक ऐसी कोई किताब नहीं मिली जो तुमने सजेस्ट की थी कि अरे उस किताब में पता है मैडम जो भी बताती हैं वो सारा का सारा उस किताब में लिखा है। मुझे तो ऐसी कोई किताब नहीं लगी, मुझे तो मैडम का लेक्चर ही समझ में आता है। तो यहाँ पर किस वर्ड को यूज किया गया है? सच। तो यहां पर जो सच को यूज किया गया है उसके साथ आप देखें क्या आ रहा है कॉम्बिनेशन? एज, न कि दैट। क्यों? क्योंकि यहां पर रफ्तार की बात नहीं हो रही है, यहां पर रेफरेंस चेंज हो गया है। यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है एक परिस्थिति की, एक कंडीशन की, कि मुझे तो आज तक कोई ऐसी किताब नहीं मिली जिसमें जो कि तुमने बताई थी कि इसमें ऐसा सब कुछ एक साथ दिया होता है और एक साथ याद कर लो और उसको याद करने के बाद एग्जाम पास हो जाता है। देखिए, एग्जाम के सिलेक्शन के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है जिसका एक इंटीग्रल पार्ट है, दैट इज आचार्य क्लासेस के वीडियोस। ये वीडियोस अगर आपने देख लिए हैं तो आपका 60 to 70% काम हो चुका, परफेक्ट टेंस में हो चुका। और अब आपको क्या करना है? सिंपली उसका रिवीजन करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी आपके लिए इतने समर्पित हैं, इतने डिवोटेड हैं कि ये सारी चीजें आप ढूंढते तो शायद हो सकता था कि इन चीजों को ढूंढने में आपका एग्जाम ही निकल जाता और उसके बाद आप ढूंढते रह जाते। एडवर्टाइजमेंट में आता भी है कि दाग ढूंढते रह जाओगे, तो उसी तरह से हम भी ढूंढते रह जाते हैं और पूरे इस भूल भुलैया में पागल हो जाते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हम ये लेक्चर्स आपके पास डिजाइन करके लेके आए हैं। लेकिन आपकी भी एक ड्यूटी बनती है, अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। एंड व्हाट आर दोज ड्यूटीज? प्लीज डू लाइक all these lectures and classes, please do share it with your friends and your relatives। तो यहाँ पर हमने देखा कि सच का जो रेफरेंस है वो रेफरेंस जो है अब स्पीड ना होकर कुछ और है। तो जब भी रफ्तार की बात नहीं की जा रही है तब सच के साथ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? एज का। लेकिन जब रफ्तार की बात की जा रही है तो सच के साथ दैट का कॉम्बिनेशन बनेगा। इट इज सो इजी एंड आई थिंक दैट यू हैव रिमेंबर्ड दिस रूल, और अभी तक आपको लर्न भी हो गया है। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं इसको एंड यू आर सिंपली जॉटिंग इट डाउन। टू थिंग्स आर देयर, राइटिंग डाउन एंड जॉटिंग डाउन। लिखने में क्या होता है, हम समझ के अपना ब्रेन यूज करके फिर लिखते हैं, लेकिन जॉटिंग डाउन मतलब हमारा जो माइंड है वो कहीं और एंगेज है और हम बस लिखने का काम कर रहे हैं, हम उस पर देख रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस लिखने का काम कर रहे हैं, दैट इज जॉटिंग डाउन। तो आपको ये जो वीडियो है ये जॉटिंग डाउन करना है, मतलब इसमें दिमाग नहीं लगाना है। बस मैं ये चाह रही हूं कि आपके हैंड्स का और आपके हेड का, इन दोनों का जो है वो कनेक्शन हो जाए, बिकॉज फर्स्ट इन हेड्स देन इन हैंड्स ऑटोमेटिकली होने लगता है वो काम। क्यों ऑटोमेटिकली होने लगता है? क्योंकि सीपीयू में वो मेमोरी कार्ड ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे ही सीपीयू में मेमोरी कार्ड इंस्टॉल हो चुका होगा, आपका हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली यही चीजें करने लग जाएगा। सो दैट इज टू फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। और देखते हैं इसमें क्या क्या रूल। अब इस सेक्शन में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दो और ऑल्दो की। ठीक है, ऑल्दो और दो दोनों का मतलब एक ही होता है, इट कैरीज द सेम मीनिंग, दैट इज यद्यपि। ठीक है, तो यद्यपि जो है वो बट के साथ नहीं अपना कॉम्बिनेशन बनाता है, येट के साथ बनाता है। कैसे? एग्जाम्पल में देखते हैं, ऑल्दो ही हैड इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द पार्टी, यद्यपि उसने मुझे पार्टी के बारे में, समारोह के बारे में सूचना दे दी थी, बट आई फेल टू अटेंड इट। अब यहाँ पर बट आया है क्या? लेकिन फिर भी मैं उस पार्टी को अटेंड करने में सफल नहीं हो पाया, यानी कि मैंने उस पार्टी को अटेंड नहीं किया। ठीक है, मैं उस पार्टी में नहीं गया। तो
तो आपको क्या याद रखना है इस पूरे सीन में, पूरे सेंटेंस में, कि ऑल्दो और दो के साथ में बट ना आकर क्या आएगा, येट आएगा। जब इस तरह का वाक्य आपके सामने है, कैसा, ऑल्दो ही हैड इन्फॉर्म मी, पास्ट परफेक्ट टेंस है कि यद्यपि उसने मुझे पार्टी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, येट, फिर भी। अब येट किसको कैरी करता है, येट हमेशा नेगेटिव मीनिंग को कैरी करता है, ये भी आपको याद रखना है। नेट का मतलब क्या होता है, ये हमेशा वहां पर आएगा जहां पर नकारात्मक वाक्य हो, ठीक है। येट आई फेल टू अटेंड इट, अब यहां पर ये नकारात्मक वाक्य ही तो हुआ कि मुझे सूचना दे दी गई थी, शादी का कार्ड, पार्टी का कार्ड मेरे पास आ गया था, बर्थडे पार्टी का कार्ड, फिर भी मैं उसमें नहीं गया। अब आपको बुलाया है, कार्ड दे दिया है, इन्विटेशन हो गया है, एवरीथिंग इज डन, एंड देन यू आर नॉट गोइंग टू द पार्टी, सो इट्स योर फॉल्ट, ठीक है ना। तो यहां पर येट जो है वो हमेशा नेगेटिव मीनिंग को कैरी करेगा, ये भी आपको एक फैक्ट जो है वो याद रखना है, एरर डिटेक्शन में बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो यहां पर ये येट जो है नेगेटिव मीनिंग को लिख रहा है। अब हम नेक्स्ट जो सेंटेंस देखेंगे वो लेस से रिलेटेड है। लेस से रिलेटेड आपको ये बात याद रखनी है कि मॉडल शुड यहां पर एप्लीकेबल है, लेकिन नो और नॉट का प्रयोग यहां पर कभी भी नहीं होता है। कब, जब लेस्ट आता है। लेस्ट के साथ नो और नॉट का प्रयोग जो है वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि लेस्ट जो है वो इटसेल्फ इंडिकेट्स द मीनिंग ऑफ नेगेटिविटी, इटसेल्फ इंडिकेट द मीनिंग ऑफ इफ नॉट, ठीक है। तो जब लेस्ट अपने आप में ही नकारात्मक वाक्य है तो नो और नॉट भी नकारात्मक वाक्यों के लिए आएगा। तो दोनों ये जो नकारात्मक वाक्य है वो दो तलवार एक मयान में कैसे रह सकती है। हम ये कभी नहीं कहते कि ठंडी बर्फ लाना, क्योंकि हमें पता है कि बर्फ ठंडी ही होगी। तो हम इस तरह का वाक्य जब बोलते हैं कि ठंडी बर्फ लाना, या फिर द टीचर एंटर्ड इनटू द रूम, तो एंटर यानी कि प्रवेश करना, इनटू यानी कि प्रवेश करना, तो दोनों इस तरह के वर्ड्स जो एक ही मीनिंग को फॉलो कर रहे हैं और एक साथ यूज किए जा रहे हैं, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं सुपरफ्लस वर्ड्स। तो यहाँ पर ये सुपरफ्लस हो जाएगा कि नो और नॉट भी यूज कर रहे हैं और लेस्ट भी यूज कर रहे हैं, और दोनों का मतलब नहीं होता है, दोनों का मतलब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को आपको एक साथ यूज नहीं करना है। हाँ, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन क्या हमेशा किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ये हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं। यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन लेस्ट, तुम्हें एग्जाम की तैयारी जरूर करनी चाहिए, मस्ट, लेस्ट यू शुड फेल, अन्यथा, लेस्ट यानी कि अन्यथा, यू शुड फेल, अन्यथा तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। हम कह तो क्या रहे, अन्यथा तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे, लेकिन अगर इसका बिल्कुल लिटरल मीनिंग निकाला जाए तो अन्यथा तुम्हें एग्जाम में फेल हो जाना चाहिए, क्योंकि शुड को किस रेफरेंस में लेते हैं हम, चाहिए के अर्थ में। तो इसीलिए इन सेंटेंसेस का हिंदी ट्रांसलेशन करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो बेटर है कि इतना ध्यान रखना पड़े तो इंग्लिश ही याद कर लीजिए इतने टाइम में। तो यहाँ पर लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जब लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग नहीं हो तो आपको कौन सी बात याद रखनी है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। अगर शुड नहीं भी आए तो चलेगा, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। जैसे हमें बोलते हैं ना कि आई कार्ड के लिए, आइडेंटिटी के लिए, आपके होम एड्रेस के लिए कुछ भी ले आइएगा आप, पैन कार्ड चलेगा क्या, वोटर आईडी चलेगा क्या, आधार कार्ड चलेगा क्या, कुछ भी चलेगा, लेकिन होना क्या चाहिए, उसमें होम एड्रेस आपका होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर लेस्ट के साथ अगर शुड आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता है तो एटलीस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होनी चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने पूरा जो सेंटेंस देखा है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी कि ये वाक्य सही है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन पर प्रोसीड करने वाले हैं, दैट इज इफ। इफ के रेफरेंस में बहुत सारे इल्यूजन्स, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हमारे माइंड में हैं, तो आज इनको हम अपनी नोट डाउन में स्क्रिबल करके, लिख के और अपने दिमाग में फिक्स कर लेंगे कि किस किस रेफरेंस में इफ के साथ क्या क्या जोड़ी बनेगी, ठीक है। तो ये जोड़ीदार इसके जो है वो फर्स्ट जोड़ीदार हम बात कर रहे हैं परिस्थिति की, और जब भी इफ परिस्थिति के रेफरेंस में आएगा, कंडीशन के रेफरेंस में आएगा, विल और शैल मॉडल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कैसे, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो यहाँ पर आई विल फ्लाई ना होकर ये काल्पनिक वाक्य हो गया, इट इज अ इमेजिनरी सेंटेंस, और इमेजिनरी सेंटेंस, दिस इज अ इमेजिनरी सेंटेंस, और इमेजिनरी सेंटेंस में हम विल और शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इस इमेजिनरी सेंटेंस में आप देख रहे हैं इफ आया है,
तो इफ आने के बावजूद भी यहाँ पर विल और शैल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कब? जब परिस्थिति की बात की जा रही है कि अगर मैं एक पक्षी होता तो अभी तक उड़ गया होता, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे गरीबी, ऐसा ये सब मुझे पसंद ही नहीं है, तो मैं अगर पक्षी होता तो अभी तक पेरिस उड़ चुका होता, पेरिस चला गया होता, बजाय कि इस ढीकली गांव में रहने के। तो यहाँ पर ये क्या बात की जा रही है? काल्पनिक बात की जा रही है, ऐसा संभव नहीं है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो उस रेफरेंस में हम जब कंडीशन की बात करेंगे तो कंडीशन में विल और शैल मॉडल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब आपके लिए रूल ऐसा है कि इफ वर्ड आया है, लेकिन वो कौन से रेफरेंस में आया है? एज अ रिक्वेस्ट, तब विल और शैल का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे याद रखना है कि इफ जो है वो वर्ड तो आ रहा है, लेकिन उस वर्ड को कौन से रेफरेंस के लिए यूज किया जा रहा है? इट इज यूज्ड विद द रेफरेंस ऑफ रिक्वेस्ट। उस रेफरेंस में विल और शैल का प्रयोग किया जा रहा है। कैसे? आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, ठीक है, यहां पर मैं हद से ज्यादा क्या हूंगा? एहसानमंद हूंगा आपका। कब? इफ यू विल डू माई वर्क, अगर तुम मेरा काम कर दो, मतलब एग्जाम के लिए अगर तुम मेरी पढ़ाई कर दो, तुम मेरे लिए किताब ले आओ, तुम मुझे जरा सा सहयोग दे दो मेरे काम करने में, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। यहाँ पर क्या कोई काल्पनिक बात की गई है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि मेरा एग्जाम है और वो मेरी मदद कर दे और मेरी किताबें चुरा के ले जाए, वो तो ऐसा करता है। तो यहाँ पर कोई इम्पॉसिबल बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर ऐसी बात की जा रही है जो किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट की जा रही है, उसमें भी वर्ड इफ ही आ रहा है, लेकिन इसके रोल्स देखिए, क्रीम रोल कितना अलग अलग ये हर सेंटेंस में बिहेव कर रहा है। ऑल्दो द वर्ड इज सेम इफ, बट द रेफरेंसेस आर डिफरेंट। फर्स्ट रेफरेंस वी आर टॉकिंग अबाउट कंडीशन, एंड इन द सेकेंड रेफरेंस वी आर टॉकिंग अबाउट रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट में विल और शैल आपके मॉडल आ जाएंगे और ये वाक्य बिल्कुल पूरी तरह से 100% जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। जबकि हमारा जो डेटॉल हैंड वॉश है वो भी 99.99% जर्म्स को किल करता है, लेकिन हमारे पास जो आंसर आएगा वो 100% एब्सोल्युटली करेक्ट आएगा, बिकॉज वी हैव लर्न्ड दिस रूल दैट इज इफ इज यूज्ड एज अ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट देखें, इफ का प्रयोग देन के साथ होगा। कब होगा? जब निर्भरता की बात की जा रही है, जब डिपेंडेंसी की बात की जा रही है सेंटेंस में। कैसी डिपेंडेंसी? इफ यू टॉक टू हिम ओपनली, अगर खुल के बात करोगे ना, इफ यू टॉक टू हिम, खुल के बात करना यानी कि सब कुछ, सारे फैक्ट्स, सब कुछ रिवील कर देना, कुछ भी छिपाना नहीं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो खुल के बताना, कल रात को क्या खाया था, कितनी बजे खाया था। कई बातें जो पेशेंट्स हैं वो छुपा देते हैं कि उन्होंने रात को दही बड़े खाए थे, दही बड़े के साथ आइसक्रीम खाई थी, आइसक्रीम के साथ चॉकलेट खाई थी, चॉकलेट के साथ पनीर पकोड़े खाए थे। ये सब वो डॉक्टर को नहीं बताते, वो सिर्फ ये बताते हैं कि कॉलिक पेन है, यहाँ पर स्टमक में हमारे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, मैंने तो कल कुछ खाया ही नहीं था ऐसा। तो इस तरह के वाक्य अगर आप बोलेंगे तो डॉक्टर के डायग्नोसिस में क्या होगा? बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि उसको सच्चाई पता ही नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पर जब इफ का रेफरेंस आ रहा है तो उसके साथ देन का प्रयोग किया जाएगा डिपेंडेंसी के लिए, और वो डिपेंडेंसी क्या है? दिस इज द डिपेंडेंसी अबाउट व्हाट? द डिपेंडेंट सेंटेंस, यानी कि जो एक वाक्य है, डिपेंडेंट यहाँ पर आश्रित वाक्य, जैसा कि हम प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात जो हमारा सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें कर चुके। तो यहाँ पर भी ये डिपेंडेंट क्या है? डिपेंडेंट मतलब द वन क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन अनदर क्लॉज, एंड इफ वर्ड इज यूज तो उसके रेफरेंस में आपको देन उसके साथ अटैच करना होगा। इफ यू टॉक टू हिम ओपनली, अगर तुम उससे खुल के बात करोगे, अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, ठीक है, तो अगर तुम उससे खुल के बात करोगे देन ही विल हेल्प यू। देखिए यहाँ पर विल भी आया है और किसका प्रयोग किया गया है? देन का। देन यानी कि तब, ठीक है, अगर तुम उससे खुल के बात करोगे तब वो तुम्हारी मदद पूरी तरह से करेगा। तो ये क्या है? डिपेंडेंट सेंटेंस है। अगर तुम खुल के बात करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा, अगर तुम उसकी शादी में जाओगे तो वो तुमसे पैसे का लिफाफा मांगेगा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? डिपेंडेंसी की बात हो रही है, कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही है। तो इफ के साथ मैंने क्या यूज किया? देन यूज किया। अब इफ के साथ अगर एडजेक्टिव आता है तो हमारा फॉर्म कैसा रहेगा? तो देखिए इसमें, दिस बुक इफ थिन, दिस बुक इफ थिन इज फुल ऑफ नॉलेज, this lecture if short is full of knowledge, this class if very what kind of short बोल सकते हैं, this class if short
और काइंड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इज फुल ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इफ का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ किया है, और इफ का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ किया जा सकता है, और उसका रेफरेंस क्या निकल रहा है, उसका रेफरेंस निकल रहा है दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए क्या बात नहीं की जा रही है। हालांकि ये किताब बहुत पतली है, हालांकि ये लेक्चर आपको छोटा लग सकता है, लेकिन फिर भी ये फुल ऑफ नॉलेज है। आप इस लेक्चर को देखने के बाद 10 से 15 मिनट बाद आपके जो जितने भी डाउट्स एरर डिटेक्शन को लेकर रहते हैं वो फटाफट से चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो टाइम हमने 15 मिनट ही सीखा, लेकिन वो 15 मिनट आपके लिए 50 घंटे के सीखने के बराबर हो गया। तो यहाँ पर अपोजिट सेंटेंसेस है कि नहीं, सीखा कितना टाइम, 15 मिनट, याद हमेशा काम कितना आया, 100%। तो 15 मिनट से अगर 100% चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं तो क्यों ना उस काम को कर लिया जाए। उसी तरह से यहाँ पर हम अलग अलग वाक्य बोल रहे हैं कि हालांकि किताब बहुत पतली है लेकिन फिर भी फुल ऑफ नॉलेज। जैसा आपने देखा होगा कि 10 रुपए की क्रोनोलॉजी किताब आती है, वो कितने ईयर्स से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जब भी करंट अफेयर की बात की जाती है तो अखबार के साथ उसका नाम जरूर आता है। जैसे इफ के साथ एडजेक्टिव आ रहा है, वैसे ही वहां पर करंट अफेयर में अखबार के साथ उसका नाम जोड़ा जाता है, दैट इज क्रोनोलॉजी बुक। कितने रुपए की आती है, 10 रुपए की। पेजेस कितने होते हैं उसमें, मुश्किल से 20 या 15 पेज होते हैं उसमें। बट इफ थिन, हालांकि वो किताब बहुत पतली है, बहुत सस्ती है, इज फुल ऑफ नॉलेज, लेकिन फिर भी वो ज्ञान का भंडार है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये दो अपोजिट वाक्यों को जोड़ने का काम भी करता है, और वो दो अपोजिट वाक्यों का सिंटेक्स जो है सेंटेंस का वो कैसा होना चाहिए, इफ प्लस एडजेक्टिव। तो इफ प्लस एडजेक्टिव में हमने देखा कब आता है, जब ये दो अपोजिट आइडियाज को जोड़ने का काम कर रहा है। इफ और देन कब आएगा, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। इफ रिक्वेस्ट के सेंस में आएगा तो वहां पर विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। इफ जब परिस्थिति के सेंस में आएगा तो विल और शैल का प्रयोग वर्जित है, इट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। तो इस तरह से हमने बहुत एक क्विक रिव्यू कर लिया कि यहाँ पर इफ जो है उसकी कंडीशंस क्या क्या बनेगी, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, किस किस के साथ अपनी जोड़ी बनाएगा, और क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है। तो क्विकली मूविंग टू द अनदर सेक्शन ऑफ द सेम टॉपिक। अब किसी स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि इफ और इन केस अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो क्या करना है। दोनों अगर एक साथ आ जाते हैं तो आपका ऑप्शन सी में लिखा होगा बोथ दी ऑप्शंस आर करेक्ट, क्योंकि दोनों एक साथ कभी नहीं आते, बिकॉज दोनों का रोल एक ही प्ले होता है। अगर ऐसा होता है तो देखिए एग्जाम्पल और इसको फाइंड आउट कीजिए कि क्या डिफरेंस इसमें है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन केस और इफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। अब इस वाक्य में जो ये पहला वाक्य है टेक एन अम्ब्रेला, दिस इज फर्स्ट एक्शन, ठीक है, ये एक्शन जो है वो पहले हो रहा है, इन केस इट रेन्स, और ये वाला एक्शन जो है वो बाद में हो रहा है, आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। यानी कि छाता लेने का जो काम है, जो अम्ब्रेला लेने का काम है वो पहले हो रहा है और बारिश जो है वो बाद में हो रही है। तो उस रेफरेंस में हमने क्या यूज किया, इन केस। समझ में आ रहा है आपको कि बारिश यहाँ पर बाद में हो रही है और जो एक्शन है उस अम्ब्रेला को लेने का जो काम है वो पहले हो रहा है, कि पहले ही हमने अम्ब्रेला ले लिया और बारिश बाद में हुई। तो उस रेफरेंस में हमें यूज करना है इन केस। बट यहां पर बारिश पहले ही हो चुकी है, ठीक है। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, यानी कि टेक एन अम्ब्रेला, यहां पर अम्ब्रेला पहले ले चुका है और यहां पर अम्ब्रेला क्या करेंगे, बाद में लिया जाएगा। द एक्शन विल बी डन आफ्टरवर्ड्स ऑफ टेकिंग अम्ब्रेला, ठीक है। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो अम्ब्रेला ले लेते हैं, और अगर बारिश नहीं हो रही है, बाहर जाकर हमें साफ साफ धूप दिखाई दे रही है, तो हम अम्ब्रेला क्यों लेंगे। तो यहाँ पर हमने घर से निकलते वक्त देखा कि बहुत काले बादल हैं और बारिश होने के 90% चांस हैं। जैसा कि हम मॉडल्स में भी देखते हैं, कौन सा मॉडल, मे और माइट का। मे हमने सीखा था कि मे जो मॉडल है वो कैरी करता है पॉजिटिविटी को और माइट कैरी करता है नेगेटिविटी को। तो यहाँ पर मे मॉडल कहाँ लगाना है, जहाँ पर पूरे चांसेस हैं, 80 to 90% चांसेस हैं बारिश होने के। क्यों, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, निम्बस क्लाउड्स जो हैं वो चारों तरफ फैल चुके हैं, दैट इज काले बादल,
और ये काले बादल होने के साथ साथ जो माहौल है वो कंडेंसेशन का माहौल बहुत ज़्यादा, सुबह से बहुत गर्मी होती है तो भी हम कहते हैं कि आज बारिश आएगी। तो इस तरह के सारे प्रिडिक्शंस जब होते हैं तब हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि बारिश होने वाली है। उस रेफरेंस में हमने मई लगाया, लेकिन न तो बारिश का महीना है, न ऐसी कोई हवाएं चल रही हैं, न आकाश में बादल हैं, और फिर भी हम बोल रहे हैं कि बारिश होगी, तो ये बेवकूफ़ी होगी। इस रेफरेंस में हम अपना मॉडल यूज करेंगे माइट, ठीक है, क्योंकि मौसम और भाग्य कभी भी बदल सकते हैं। तो बारिश आ तो सकती है लेकिन आने के चांसेस बहुत कम है। किस रेफरेंस में? माइट वाले रेफरेंस में। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि हमने देखा कि बाहर जाकर कि शायद बारिश अगर हो सकती है, क्योंकि काले बादल हैं और मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, महीना भी जुलाई का चल रहा है, तो शायद बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर हमने सोचा, प्रिडिक्शन लगाया कि शायद बारिश हो सकती है, तो हमने अम्ब्रेला लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बारिश हो चुकी है और उससे पहले फिर हम अम्ब्रेला लेने का काम कर रहे हैं। तो इन केस और इफ में आपको ये डिफरेंस नजर आना चाहिए कि यहाँ पर एक्शन पहले हो रहा है और बारिश बाद में हो रही है, लेकिन यहाँ पर रेन का जो प्रिडिक्शन है वो पहले किया जा रहा है और जो अम्ब्रेला लेने का काम है वो बाद में हो रहा है। तो इस रेफरेंस में हम इन केस और इफ का यूज करेंगे। इन केस में एक्शन पहले हो जाएगा और इफ में जो आपका अम्ब्रेला लेने का एक्शन है वो बाद में होगा, बिकॉज वी आर सिंपली प्रिडिक्टिंग कि बारिश होने के पूरे चांसेस हैं। इफ इट रेन्स, तो हम बाहर खड़े होकर देख रहे हैं कि अरे बारिश हो रही है, बारिश होने के चांसेस हैं, क्योंकि काले बादल हैं, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, बस आधे घंटे में बारिश होने ही वाली है। तो फिर मेरी मदर ने क्या कहा कि हाँ, आपको अम्ब्रेला ले लेना चाहिए, बिकॉज 100% चांसेस आर देयर। लेकिन यहां पर मैं क्या कर रही हूं कि पहले ही मैंने प्रिकॉशन के तौर पे अम्ब्रेला ले लिया है और बाद में बारिश हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक्शन बाद में हो रहा है। तो उस रेफरेंस में भी आप देख सकते हैं कि इन केस और इफ का प्रयोग जो है वो अलग अलग हो जाता है। अदरवाइज हम इसको जर्नल सेंस में इन दोनों के मीनिंग को सेम ही हम मानते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इनके मीनिंग सेम है तो ये साथ में ऑप्शन नहीं आएंगे, लेकिन इतने भी आते हैं तो आपको ये याद रखना है कि एक्शन पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है। नेक्स्ट हम कंडीशन देखते हैं हमारे रूल्स में, हमें और क्या सीखना है। प्रोवाइडेड वर्ड एक आता है, प्रोवाइडेड वर्ड के साथ आपको क्या यूज नहीं करना है। एक तो प्रोवाइडेड के साथ आपको नॉट वर्ड यूज नहीं करना है, और आपको क्या यूज नहीं करना है, विल और शैल का प्रयोग नहीं करना है। You will get success provided you work regularly। अब यहां पर क्या आया है, प्रोवाइडेड। तो प्रोवाइडेड के साथ आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि नॉट वर्ड नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा, विल और शेल नहीं आएगा। You will get success, तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी अगर तुम क्या करो, लगातार पढ़ाई करो, लगातार काम करो। तो यहां पर प्रोवाइडेड का मतलब है क्या, कि तुम्हें सफलता मिलेगी अगर तुम लगातार क्या करो, काम करो, अगर तुम साथ हो, ठीक है। इस तरह के गाने भी होते हैं। तो यहाँ पर प्रोवाइडेड का मीनिंग किस रेफरेंस में आया है, प्रोवाइडेड का मीनिंग आया है कि अगर तुम बहुत मेहनत करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो प्रोवाइडेड आपको वर्ड याद आ रहा है किस रेफरेंस में आएगा, इफ यू वर्क रेगुलरली। तो उसी का मीनिंग होता है प्रोवाइडेड, ऑन कंडीशन दैट। ऑन कंडीशन मतलब यहाँ पर कंडीशन बताई गई है कि तुम्हें सफलता किस आधार पर मिलेगी, अगर नॉन स्टॉप कंसिस्टेंटली तुम पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो उस अगर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, यू विल गेट सक्सेस। तो यहाँ पर क्या आपको कॉज और इफेक्ट का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है कि कॉज हुआ है, कारण है, और फिर उसका परिणाम है। यहाँ पर उसने बहुत हार्ड वर्क किया है, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई की है और उसी वजह से उसने जो आज है सफलता प्राप्त की। तो ये क्या है, कॉज और इफेक्ट बताता है। और कॉज और इफेक्ट में प्रोवाइडेड वर्ड यूज होता है, विल और शैल का प्रयोग नहीं होगा और नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, अनलेस के साथ इफ नॉट। अनलेस का जो मीनिंग होता है वो होता है इफ नॉट, कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो यहां पर भी जब अनलेस का मीनिंग ही इफ नॉट होता है तो आप वाक्य में कहीं पे भी नॉट नहीं लगाएंगे। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वो बहुत मेहनत नहीं करता है, हाउ ही कुड गेट सक्सेस। अब यहां पर देखिए, ये ऊपर वाले सेंटेंस का थोड़ा सा इसको जो सिंटेक्स है वो चेंज किया गया है। जब तक वो पढ़ाई नहीं करेगा, हाउ ही विल गेट सक्सेस, तो उसे सफलता कैसे मिलेगी। सारे दिन तो मूवीज देखता रहता है, सारे दिन टिकटॉक देखता रहता है और उसने आचार्य क्लासेस अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं करी है, तो उसे सफलता कैसे मिलेगी। तो अब यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अनलेस का खुद का मतलब ही क्या होता है, इफ नॉट।
अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा, अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेगा तो सफलता कैसे मिलेगी? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपने कुछ भी नहीं किया है और आपका जैकपॉट लग गया। ऐसा हो सकता है लॉटरी में, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अनवरत, हमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है? अनलेस की। और अनलेस अपने आप में ही एक मीनिंग कैरी करता है, दैट इज इफ नॉट। और अगर इफ नॉट हम बोल रहे हैं, वी मीन टू से दैट इट इज अ काइंड ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, अगेन कॉज एंड इफेक्ट। लेकिन ये जो कंजक्शन हमने यूज किया है अनलेस, तो ये अनलेस ही वर्क्स हार्ड एक कंडीशन को बताता है, एक शर्त को बताता है, एक कॉज को बताता है कि अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा, हार्ड वर्क नहीं करेगा तो सफलता कैसे मिलेगी। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे जिंदगी हो, अगर हम हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं तो सफलता प्राप्त करना या अपने उद्देश्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से अनलेस वर्ड आप यूज कर सकते हैं इस रेफरेंस में। नेक्स्ट देखें, डाउटफुल अगर आता है कई वर्ड, सेंटेंस में डाउटफुल अगर वर्ड कहीं आता है, नॉट श्योर अगर वर्ड आता है, वंडर आता है, तो आपको क्या यूज करना है? वेदर यूज करना है इंस्टेड ऑफ इफ। इफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कब? जब आपका रेफरेंस होगा डाउटफुल, नॉट श्योर, वंडर। कैसे? आई एम डाउटफुल वेदर इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दिस टाइम। तो अब यहां पर मैंने क्या वर्ड लिख दिया? डाउटफुल। और डाउटफुल के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन जो बनता है वो किसका बनता है? वेदर का। अब यहां पर आपको एग्जामिनर क्या कर देगा? इफ लिख देगा। आई एम डाउटफुल इफ इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दिस टाइम। और आपको लगेगा ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, और आपका आंसर हो जाएगा फिर नो एरर। जबकि आपको ये पता ही नहीं है कि जब भी डाउटफुल, नॉट श्योर और वंडर वर्ड आएंगे, उसके साथ इफ ना आकर क्या आएगा? वेदर आएगा। तो ये चीज अगर आपने इस क्लास में देख ली है तो ये सारे लोगों से आपको अलग करती है कि आपको ये चीजें आती हैं और 80% स्टूडेंट्स को ये चीजें नहीं आती है। तो यही फायदा है इन क्लासेस को देखने का कि हम एक क्विक रिव्यू में वो सारी चीजें सीख रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, आई एम डाउटफुल, वेदर, वेदर आएगा, क्यों? द रीजन बिहाइंड दैट इज डाउटफुल, नॉट श्योर, वंडर कैरी अलोंग विद देम वेदर रादर देन इफ। तो यहां पर इफ का प्रयोग कभी ना करें, कब? जब डाउटफुल और वंडर की बात हो, आई एम नॉट श्योर की बात हो। प्रीपोजिशन जब आता है तब भी वंडर ही आएगा, इफ कभी भी नहीं आएगा। कैसे? देयर इज अ डिबेट ओवर, एक बहस छिड़ गई, किस पर? ओवर। टॉपिक क्या था? ओवर वेदर धोनी शुड कंटिन्यू एज द कैप्टन। अब यहाँ पूरे वाक्य में एक बहस छिड़ी हुई है और वो बहस का मुद्दा क्या है, टॉपिक क्या है कि धोनी को अब कैप्टनशिप जो है वो आगे कैरी ऑन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उस रेफरेंस में मैंने क्या यूज किया? ओवर। अब ये जो ओवर प्रपोजिशन यूज किया उसके साथ मुझे इफ कभी भी नहीं लगाना है, क्या लगाना है? वेदर। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, वेदर के बाद शैल और विल का प्रयोग नहीं आता है। कैसे? इट विल नॉट मैटर, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा, क्या? वेदर ही विल कम और नॉट। अगर इस तरह से लिख रखा है तो वेदर के बाद कभी भी विल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वेदर ही कम्स और नॉट। अगर वो आता है तो भी ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक। देखिए, हम बहुत सारी शादियां अटेंड कर लेते हैं और हमें पता है कि वैकेंसी आ चुकी है, एग्जाम भी होगा और उसमें हमें सिलेक्शन भी देना है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हम उस शादी में ना भी जाएं और चाहे जाएं, शादी रुक थोड़ी जाएगी। अगर हम उस शादी में नहीं गए तो ऐसा नहीं होगा कि 7 फेरे हुए नहीं, बिकॉज मैं वहां पर नहीं गया था और मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो यहाँ पर मेरे जाने और नहीं जाने से उस शादी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे नहीं जाने से मेरा सिलेक्शन एग्जाम में जरूर होगा, बिकॉज आई एम डूइंग हार्ड वर्क। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पर बताई गई है वेदर के साथ। इट डजंट मैटर वेदर ही विल कम और नॉट, ये कोई मायने नहीं रखता है, कोई मैटर नहीं रखता है कि वो शादी में आता है कि नहीं आता है। वही लोग खाना खाएंगे, वही लोग 7 फेरे लेंगे, वही दूल्हा दुल्हन जो है वो कस्में खाएंगे जीवन भर की और उनकी शादी हो जाएगी। ये थोड़ी है कि अरे वो नहीं आया व्यक्ति, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यूपी टेट की तैयारी कर रहा है, तो अब वो नहीं आए तो शादी कैसे करे? पॉसिबल ही नहीं है अब शादी करना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चाहे आप शादी में जाएं चाहे ना जाएं, वो जो रीति रिवाज हैं, वो जो रस्में हैं, वो तो पूरी होगी। तो यहाँ पर वेदर जो वर्ड आया है वो अपने बाद
विल को लेके नहीं चलेगा, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यहां पर विल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमें और क्या सीखना है। नेक्स्ट हमें देखना है कि वेदर के बाद और आता है, ठीक है, कब आता है, when it is exactly opposite, जब exactly opposite की बात की जाएगी तो और आएगा, और अगर exactly opposite नहीं है तो not आएगा। ये चीज आपको याद रखनी। कैसे, whether your boss is right or not, चाहे तुम्हारा बॉस, देखिए whether आ गया, whether your boss is right or not, you will have to obey him। अब तुम्हारा मालिक जो है चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन तुम्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा उसके सारे हुक्म को। तो अब यहाँ पर देखिए वेदर भी आ गया है, और भी आ गया है, और नॉट भी आ गया है। तो क्या यहाँ पर ये वाक्य सही है? और के बाद जब भी वेदर के साथ और आएगा तो उसके साथ नॉट ना आकर इसका जस्ट ऑपोजिट आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? रॉन्ग। वेदर योर बॉस इज राइट और रॉन्ग, एग्जैक्टली अपोजिट। तो राइट का अपोजिट क्या होता है? विलोम शब्द क्या होता है राइट का अपोजिट? रॉन्ग। जैसे दिन का हम याद करते रात, तो वैसे ही यहाँ पर राइट का अपोजिट क्या होगा? रॉन्ग। तो चाहे तुम्हारा बॉस सही हो या गलत, अब यहाँ पर ये गलत हो गया। क्या गलत हो गया? नॉट यहाँ पर गलत हो गया। नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि वेदर के साथ और आता है। कब आता है वेदर के साथ और? जब हम एग्जैक्टली अपोजिट की बात करते हैं। तो यहाँ पर राइट और रॉन्ग एक दूसरे के अपोजिट हुए, तो यहाँ पर ये वाक्य इस तरह से सही होगा कि नॉट हमने हटा दिया और उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? राइट और रॉन्ग, यू हैव टू ओबे हिम। तो यहाँ पर यू विल हैव टू ओबे हिम, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, तुम्हें अपने बॉस के निर्देशों की पालना करनी होगी। यू विल हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड बाय योर बॉस। तो यहाँ पर वेदर भी आ रहा है और भी आ रहा है, और ये दोनों क्या हो गए? अपोजिट। लेकिन दूसरा वाक्य देखिए, वी शैल गो टू द पिकनिक। वेदर आया, हम तो पिकनिक जाएंगे, वी शैल गो टू द पिकनिक। वेदर यू कम विथ अस और नॉट। यहां पर और के बाद नॉट आ रहा है। वहां पर हमने मना कर दिया था कि और के साथ नॉट नहीं आएगा, लेकिन यहां पर और के साथ नॉट आ रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? और के साथ नॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि पूरे वाक्य में कोई भी ऐसी बात नहीं कही जा रही है जो कि किसकी बात हो? एग्जैक्टली ऑपोजिट की बात हो। यहाँ पर कोई विलोम शब्द, कोई अपोजिट की बात, कोई कॉन्ट्रास्ट की बात नहीं की जा रही है। सिंपली दे आर सेइंग अ स्टेटमेंट दैट वी शैल गो टू द पिकनिक। हम तो पिकनिक जाएंगे, वेदर यू कम विथ अस और नॉट, चाहे तुम हमारे साथ आओ चाहे ना आओ, तो ये तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन हम तो पिकनिक जाएंगे। अब यहाँ पर वेदर भी आ रहा है, और भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है। उसका कारण क्या? क्योंकि यहाँ पर किसी भी अपोजिट की बात नहीं की जा रही है। लेकिन जब अपोजिट की बात की जाएगी तो हमारे पास वेदर और ही होंगे, नॉट यहाँ से डिलीट हो जाएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड्स, राइट? तो इस तरह से आपको ये रूल्स भी याद रखने। अब हमारा कंफ्यूजन कहाँ आता है? हमारा कंफ्यूजन आता है अनटिल और अनलेस के लिए, कि अनटिल कहाँ पर एप्लीकेबल होगा और अनलेस कहाँ पर। तो देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। अनटिल जो आता है वो टाइम रेफरेंस पे आता है, और अनलेस जो आता है वो कंडीशन के लिए आता है, राइट? ये एक तो बात आपको याद होनी चाहिए। फिर एग्जाम्पल से हम इसको वापस अप्लाई करते हैं और देखते हैं सही होता है कि नहीं। आई शैल नॉट अटेंड द फंक्शन अनलेस आई एम इन्वाइटेड। मैं तब तक ये वो पार्टी या फंक्शन अटेंड नहीं करूंगा जब तक मुझे वहां पर बुलाया नहीं जाता है। तो क्या यहाँ पर समय की बात की जा रही है या परिस्थिति की बात की जा रही है? यहाँ पर कंडीशन बताई जा रही है कि जब तक मुझे बुलाया नहीं जाएगा तब तक मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। इस वजह से यहाँ पर अनटिल की जगह अनलेस का प्रयोग किया गया है। बट इफ वी लुक एट द अनदर सेंटेंस, दैट इज द ऑडियंस लिसन केयरफुली अंटिल ही स्पोक। सारे के सारे दर्शकों ने ध्यान से जब तक सुना जब तक उसने कहा, ठीक है? तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइम रेफरेंस की। और जैसे ही टाइम रेफरेंस की बात आती है तो आपका वर्ड आएगा अनटिल। बट इफ वी टॉक अबाउट कंडीशन, तो हम यहाँ पर वर्ड क्या अप्लाई करेंगे? इंस्टेड ऑफ अनटिल वी विल बी प्लेसिंग अनलेस।
नेक्स्ट कंडीशन देखिए, हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, व्हेन और व्हाइल का। व्हाइल जो यूज होता है वो कंटिन्यूटी के सेंस में यूज होता है, और व्हेन जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ये हम अपने टेंस के टॉपिक जब हम कर रहे थे उसमें भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, व्हाइल ही वॉज ड्राइविंग द कार आई वॉज टेकिंग रेस्ट इन द बैक सीट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाइल का प्रयोग किया गया है, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक्शन हो रहा है। While he was driving the car, जब वो कार ड्राइव कर रहा था तो मैं क्या कर रही थी, I was taking rest in the back seat। तो यहाँ पर ये भी कंटिन्यूअस के सेंस में आया है। तो जब भी कंटिन्यूअस एक्शन की बात की जाती है तो हम वहां पर while यूज कर रहे हैं। ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल में भी देखा था। लेकिन जब इस तरह का वाक्य हो कि he was parking his car when he sneezed, तो अब हमने यहाँ पर while नहीं लगाया, हमने यहाँ पर when लगाया। Why? Because we are indicating the point of time. We are denoting the point of time when that action was done. So while he was parking his car, जब वो अपनी कार पार्क कर रहा था तब उसने छींक दिया, he sneezed। तो यहाँ पर when और कौन से रेफरेंस में आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम तो हम बता ही रहे हैं, एज वेल एज हमने और बात की थी टेंस वाले टॉपिक में, दैट व्हेनेवर द एक्शन कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड द एक्शंस व्हिच डू परसिस्ट लॉन्गर टाइम, तो उस रेफरेंस में भी हम while और when का यूज कर सकते हैं। जैसे when हमने बताया पॉइंट ऑफ टाइम, सो दिस इज कंपेरेटिवली शॉर्टर एक्शन एज कंपेयर टू द अदर एक्शन व्हिच कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। while he was parking his car, तो ये लंबी अवधि का काम हुआ, ये लंबे टाइम का काम हुआ, लॉन्ग ड्यूरेशन का काम हुआ, और उसका छींकना जो था वो आधे सेकंड के लिए था। तो यहाँ पर ये काम कंपैरेटिवली शॉर्टर होगा और ये लॉन्गर होगा, और ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताएगा। जैसा कि हमने याद कर रखा है, बहुत अच्छे से रट रखा है, कौन से वाले टॉपिक के लिए, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर के लिए हमने याद कर रखा है पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस 1995 एंड फॉर लास्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात हुई फॉर, और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम। उसी तरह से हमें याद करना है व्हेन और व्हाइल के लिए, दैट व्हाइल इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, व्हाइल व्हेन इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जब भी लाइफ स्पैन की बात की जाएगी तो ये आपको एज अ वेरी स्पेशल पॉइंट याद रखना है कि जब भी हम जीवन अवधि की बात कर रहे हैं, लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं, तब हमेशा क्या आएगा, when आएगा। when he was child he was very naughty, जब वो छोटा बच्चा था तब वो बहुत ज्यादा शरारती था। तो उस रेफरेंस में हमेशा हमें when ही यूज करना है, while का प्रयोग नहीं करना है। कब? जब लाइफ स्पैन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर ही रहे हैं इसको, और ये नोट्स नहीं लिख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, याद करने के उद्देश्य से स्क्रिबलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब जब दो एक्शन एक साथ चल रहे हों, हमने when की बात करी पॉइंट ऑफ टाइम, while की बात करी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट इफ वी टॉक अबाउट द एक्शंस व्हिच आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों एक्शन हो रहे हैं, उस रेफरेंस में हम क्या यूज करेंगे, एज आई ग्रू रिचर, जैसे जैसे मैं पैसे वाली बनती गई, जैसे जैसे मैं धनी व्यक्ति बनती गई, तो क्या हुआ, वैसे वैसे आई बिकेम मोर इनसिक्योर, वैसे वैसे इनसिक्योरिटी थी, जो असुरक्षा की भावना थी वो भी मुझ में बढ़ती गई। कब बढ़ती गई, जब मैं पैसे वाली होती गई, यानी कि जैसे जैसे मैं पैसे वाली होती जा रही हूं वैसे वैसे मेरी इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर एक एक्शन और दूसरा एक्शन दोनों क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो जब दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली चलेंगे उसके लिए आपके पास आपका जो वर्ड है वो होगा एज आई ग्रू रिचर आई बिकेम मोर इनसिक्योर, जैसे जैसे मैंने पढ़ाई करी वैसे वैसे मुझ में कॉन्फिडेंस आता गया, जैसे जैसे मैंने इंग्लिश की ये वाली क्लासेस देखी वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता गया कि एग्जाम में मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी। तो ये दोनों एक्शन, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होना और आचार्य क्लासेस की जो इंग्लिश क्लासेस है वो नॉन स्टॉप देखना, ये दोनों एक्शन क्या हो रहा है, एक साथ अगर प्रोग्रेसिव हैं, एक साथ चल रहे हैं, साइमल्टेनियस हैं, तो उस रेफरेंस में हम वर्ड यूज करेंगे एज। नेक्स्ट देखें, टिल और अनटिल इज यूज फॉर टाइम। ये आपको याद रखना है कि टिल और अनटिल कहाँ आता है, दोनों वाइस वर्सा कहीं भी यूज किए जा सकते हैं, बट दे कैनॉट बी यूज्ड विथ with a perspective of distance and quantity. He walked till the station on foot.
वो जो स्टेशन पे गया है, स्टेशन तक गया है, वो अपने पैर से गया है, चल के गया है। He walked till the station, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है। वो स्टेशन तक कैसे गया, वो स्टेशन तक पैदल चलकर गया, जबकि टिल और अंटिल का मतलब तक ही तो होता है, जब तक, तब तक। लेकिन ये जब तक और तब तक कौन से रेफरेंस में आता है, टाइम रेफरेंस में आता है, न कि डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस और क्वांटिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहां पर ये डिस्टेंस ही तो बता रहा है कि वो स्टेशन कैसे पहुंचा, वो स्टेशन चल कर पहुंचा। सो वी आर डिनोटिंग डिस्टेंस ओवर हियर। सो इंस्टेड ऑफ टिल वी विल बी प्लेसिंग ही वॉक्ड टू द स्टेशन, वो स्टेशन तक पहुंचा, टू द स्टेशन ऑन फुट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वेट फॉर मी अंटिल आई गेट बैक, मेरा इंतजार करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो अब यहां पर टाइम रेफरेंस की बात हुई है क्या, बिल्कुल हुई है। तो जैसे ही टाइम रेफरेंस की बात होगी मेरे पास वर्ड्स आ जाएंगे टिल और अंटिल, बोथ आर करेक्ट, बट विद द रेफरेंस ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम आई मे नॉट बी यूजिंग एंड आई मस्ट नॉट यूज व्हाट, टिल और अंटिल। इन दैट रेफरेंस माय आंसर विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट देखें, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने कर लिए हैं क्लासेस, आप वो क्लासेस जाके देख सकते हैं अगर आप भूल चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दो तरह के टेंस अगर आपके पास आते हैं, ईदर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनके साथ सिंस लगा हुआ है और बाद में पास्ट सिंपल है, तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। कब, जब आप सिंस का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में जम्मू कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान, इन तीन एग्जाम्स में कॉलेज लेक्चरर के जो पेपर्स हुए हैं उसमें मैंने ये क्वेश्चन देखा है, और नेट में भी मैंने ये क्वेश्चन देखा था। उसमें क्या पूछा गया है, दैट यहाँ पर आपको ब्लैंक दे दिया जाता है या फाइंड आउट द एरर। नथिंग हैज चेंज्ड, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कब, नथिंग हैज चेंज्ड, यहाँ पर ईडी है, नथिंग हैज चेंज्ड सिंस आई लेफ्ट द कॉलेज, कुछ भी तो नहीं बदला है। मैं अपना कॉलेज पास आउट करने के बाद में कहाँ गई, वापस अपने कॉलेज गई। और जब मैं वापस अपने कॉलेज गई तो मैंने पाया कि कुछ भी नहीं बदला है, वही टीचर्स हैं, वही क्लासरूम है, वही पंखे हैं, वही बेंचेस हैं और वही व्हाइट बोर्ड्स हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने क्या बोला कि अरे मैं अभी तो, और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दैट मीन्स द इम्पैक्ट इज स्टिल देयर। तो नथिंग हैज चेंज्ड सिंस यहाँ पर आ रहा है और उसके बाद क्या आएगा आपका सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। आई हैड लेफ्ट द कॉलेज, I had been leaving the college या I left the college। तो यहाँ पर आपका आएगा simple past tense when the structure of the sentence is given like this, either present perfect or present perfect continuous plus since plus past simple। उस रेफरेंस में आपका जो आंसर है वो आपसे जो पूछा जाता है एग्जाम में वो ये वाला कैडर पूछा जाता है, ये वाला सेक्शन पूछा जाता है कि यहाँ पर सिंपल पास्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या सिंपल प्रेजेंट आएगा। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा जो सेक्शन है वो लास्ट सेक्शन है इस पूरी क्लास का, वो ये सेक्शन है कि लाइक और एस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। हम अक्सर इंटरमिंगल कर देते हैं इन दोनों वर्ड्स को, तो आपको इंटरमिंगल नहीं करना, ये समझना है कि लाइक प्रेपोजिशन है और एस जो है वो एक कंजक्शन है। यू कैन नेवर बी लाइक मी, तो मेरे जैसे कभी नहीं बन पाओगे, सही है। तो यहाँ पर जब शादी होती है तो बार बार जो धर्मपत्नी जी हैं वो अपने पतिदेव को कहती हैं कि तुम बदल जाओ, थोड़ा सा ऐसे कर लो, थोड़ा सा यूं कर लो, थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सेट होने की कोशिश करो। तो यहाँ पर वो बहुत बदलाव करती है, और जब पति अपने आप में पूरा बदलाव कर चुका है तब वो कहती है कि तू अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तो व्हाट इज दैट सेक्शन, दैट इज लाइक मी, यू कैन नेवर बी लाइक मी। तो यहाँ पर लाइक का प्रयोग किया गया है, बट दूसरे सेंटेंस में देखिए, ही ऑलवेज बिहेव्स एज हिज फादर डज। लाइक हिज फादर डज वाला प्रयोग हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे एज, क्योंकि एज यहाँ पर क्या है, कंजक्शन है। तो जब भी कंजक्शन का रेफरेंस आएगा तो आपको क्या यूज करना है, एज। और नेक्स्ट देखें कि एज प्रिपोजिशन के तौर पे भी आ सकता है, कब, जब किसी पर्सन का रोल बताया जा रहा हो, जब पर्सन के व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा हो, उसका एक पर्टिकुलर रोल, स्पेसिफिक रोल बताया जा रहा हो। तो स्पेसिफिक रोल जब बताया जा रहा है तब एज प्रिपोजिशन के तौर पर काम आएगा।
एज अ टीचर ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। तो यहाँ पर एज अ टीचर यानी कि वो जो व्यक्ति है वो एक अध्यापक के तौर पे बहुत ही ज्यादा सफल हुआ है। तो अब मैंने यहाँ पर एज जो है एक पर्सन रोल को इंडिकेट करने के लिए बताया है, इस वजह से लाइक ना कहकर लाइक अ टीचर ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, एज अ टीचर ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। तो उसका मीनिंग क्या आप निकालेंगे, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक रोल ऑफ अ पर्सन। उस रेफरेंस में आप एज यूज करेंगे। जैसे औरंगजेब के साथ जब भी हम उसकी औरंगजेब की शासन की नीतियां पढ़ते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि ये साम्राज्य विस्तार के बारे में ज्यादा बात कर रहा है और वो उसको हम एक असफल शासक कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कट्टर था अपने धर्म के प्रति और उसने जजिया कर भी वापस लगाया और कई ऐसी बातें की जिससे सभी लोगों के मन में एक आक्रोश पैदा होता है उसके खिलाफ। लेकिन एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग औरंगजेब एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि उसने अपने राजकोष से एक भी पैसा अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज नहीं किया था। वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, कहा जाता है कि टोपियां सिलता था, टोपियां बनाता था और उससे जो पैसा आता था वो अपनी पर्सनल डे टू डे लाइफ में यूज करता था और ना कि राजकोष से कोई पैसा लिया करता था। तो इस तरह से एज अ पर्सन he was the perfect person, but as a ruler he was indicated as the bad ruler। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब पर्सन के रोल के बारे में बात की जाती है तो हमें एज लगाना होगा इंस्टेड ऑफ लाइक। तो ये रूल्स आपको कैसे लगे? डू यू लाइक ऑल दीज रूल्स विच आई हैव डिस्कस्ड विथ यू इन दिस क्लास? इफ यू लाइक इट, प्लीज डू शेयर विथ योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।